जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि मैं आप सबों से वादा किया था कि झारखंड का 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे और उसी को देखते हुए आज आपका अंतिम सेट यानी 10वां सेट लेकर के उपस्थित हो दोस्तों। और इसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा कि और अभी आपके बीच सेट लेकर के आऊँ, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन डेट अभी बढ़ गया है। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन में प्रत्येक सेट की भांति कुल 40 प्रश्न हैं। चलिए आज के सेट को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रथम प्रश्न है, निम्न में से कौन गलत है ना। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, सालपर्नी झील क्या हजारीबाग में है, रानी जलप्रपात क्या खुट्टी जिला में है, अंजन धाम मंदिर क्या आपका गुमला में है, तेनुघाट डैम क्या आपका लोहरदगा में है ना। इसका आप सही आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा। तो ध्यान देंगे, बोला गया है कौन आपका गलत है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका तेनुघाट डैम। चूंकि तेनुघाट डैम आपका लोहरदगा में नहीं है। तेनुघाट कहाँ है, तो ये जो आपका है वह बोकारो में है दोस्तों। कहाँ है तेनुघाट डैम, तो ये है आपका बोकारो में। ये तीन आपका बिल्कुल सही था, सालपर्नी झील हजारीबाग, रानी जलप्रपात खुट्टी और अंजन धाम मंदिर गुमला, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सही है ना। इससे पहले क्वेश्चन में आपको गलत छांटना था, यहाँ पे आपको सही छांटना है कि कौन सही है। देखिए दिया है, प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपका हॉकी खिलाड़ी नहीं बोला गया है, बल्कि आपके प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने कौन खेला, कौन खेल, वह ओलंपिक खेला, वह कौन थी। क्या वो निक्की प्रधान थी। कहता है झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, क्या वो दीपसेन गुप्ता थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला क्या प्रेमलता अग्रवाल थी, कि प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता एल्बर्ट एक्का थे, है ना। तो ध्यान दे दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए इन चारों क्वेश्चन को मैंने एक ही में शामिल कर दिया कि चारों का आंसर आपको पता चल जाए। और ये हर क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। जरा ध्यान देंगे, प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, निक्की प्रधान, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। निक्की प्रधान ही थी जो आपका ओलंपिक खेली थी। और कौन सी खिलाड़ी थी, हॉकी खिलाड़ी थी। फिर क्या है, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, कौन है, दीपसेन गुप्ता। यहां से इस तरह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि दीपसेन गुप्ता जो है वह किस खेल से संबंधित है, तो क्या आंसर हो जाएगा, शतरंज। फिर पूछेगा निक्की प्रधान जो है वह किस खेल से संबंधित है, क्या आंसर हो जाएगा, हॉकी, है ना। ध्यान रखेंगे, यहां से भी आपका प्रश्न बनेगा। फिर बोलता है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला क्या आपका जो है वह प्रेमलता अग्रवाल है। इस तरह भी यहां क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन पर्वतारोही हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रेमलता अग्रवाल का नाम याद रखेंगे, ये प्रथम महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता क्या वो एल्बर्ट एक्का थे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी आपका सही है। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो यहां से काफी प्रश्न बन रहा है, जरा आप ध्यान देंगे और सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे कि कौन व्यक्ति किससे संबंधित है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन पर्यटक स्थल गुमला में स्थित नहीं है ना। गुमला में स्थित नहीं पूछा गया है दोस्तों, है ना। क्या वो नवरत्नगढ़ का किला कहाँ है, हेपात जलप्रपात, रानी बहल गर्म जलकुंड और पालकोट अभ्यारण्य। तो पालकोट अभ्यारण्य तो आप सभी को पता है कि ये तो गुमला में है। हेपात जलप्रपात भी आपका गुमला में है और नवरत्नगढ़ का किला भी आपका जो है वो आपका कहाँ है, तो गुमला में है। लेकिन रानी बहल जलकुंड ये जो है दोस्तों ये आपका हजारीबाग जिले में है। कहाँ है, आपका हजारीबाग जिले, रानी बहल गर्म जलकुंड। ध्यान रखिएगा, ये रानी खाली से नहीं ध्यान देंगे, रानी बहल गर्म जो है जलकुंड कहाँ है, तो वो बोलेंगे हजारीबाग, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट,
कहता है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग, है ना, ने अपने किस पुस्तक में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया है। तो ह्वेनसांग जो है आपको पता होगा दोस्तों, एक तो ह्वेनसांग जो है वह कौन धर्म से संबंधित है, तो बोलेंगे नहीं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ह्वेनसांग किसके समय में आया था, तो बोलेंगे नहीं ये हर्षवर्धन के समय में आया था। कब आया था, तो ये और हर्षवर्धन कब से कब तक था, तो ये 606 से 647 ईस्वी तक था। ये किसका कार्यकाल है, तो ये बोलेंगे आप हर्षवर्धन का है। और इसी बीच में कौन आया था आपका, तो वह आपका इसी के समय में ह्वेनसांग आया था, जो एक बौद्ध था, है ना, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था। वो आपका कहाँ पर आया था, तो ध्यान रखेंगे भारत आया था। और उसी समय जो है वह कहता है कि झारखंड क्षेत्र का जो उल्लेख है वह किस पुस्तक में किया है। क्या वो पुस्तक का नाम सी यू की है, क्या फो को वो है, क्या को सी वो है, कि फी की वो है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ह्वेनसांग की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है, सी यू की। और ये सी यू की में जो है वह झारखंड क्षेत्र का उल्लेख इस पुस्तक में तो किया है, लेकिन झारखंड का अगर बोले कि ये ह्वेनसांग ने जो है वह किस नाम से अगर उल्लेख किया है, तो नाम याद रखेंगे किलो सुफालाना, है ना, किलो सुफालाना के नाम से झारखंड का उल्लेख किया है। कौन, तो बोलेंगे ह्वेनसांग। कौन किया है, ह्वेनसांग। या ये ध्यान रखें, और एक नाम इसे भी ध्यान रखें दोस्तों, कर्ण सुवर्ण, है ना, तो कर्ण सुवर्ण बोले या किलो सुफालाना बोले, तो ये झारखंड को ये नाम किसने दिया, तो ये ध्यान रखेंगे ह्वेनसांग ही था, है ना, ह्वेनसांग था। चलिए तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी यू की हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव के प्रखंड स्थित बेनी सागर या बेनू सागर, है ना, से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये बेनू सागर है कि कहता है कहाँ पर ये बेनू सागर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे ये पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पर, पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव के प्रखंड स्थित बेनू सागर में कौन मूर्तियां मिली है यहाँ से, तो यहाँ से भी देखिए कई प्रश्न आपको सीखने को मिल रहा है। सबसे फर्स्ट कि बेनू सागर कहाँ पड़ता है, तो वह आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। आपका बेनू सागर से आपका कौन धर्म से संबंधित है, तो एक तो जैन धर्म से, क्योंकि जैन मूर्तियां जो है वह ये पूछता है कि जैन मूर्तियां का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आंसर हो जाएगा बेनू सागर से हुआ। अब कहता है कि ये जो जैन मूर्तियां मिली है बेनू सागर से वह किस सदी का है, क्या बोला, किस सदी का है, 15वीं सदी का, 6ठी सदी, 6वीं का, 7वीं का कि 8वीं का है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी यानी 7वीं सदी का है जैन मूर्ति। जो कहाँ से मिला, तो बोलेंगे ने बेनू सागर, आपका पश्चिमी सिंहभूम के बेनू सागर से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में ने झारखंड के किस स्थान का संबंध, है ना, निम्न में झारखंड के किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है ना, क्या ये करुआ गांव, है ना, क्या हनुमान गांव, या ये मूर्तियां गांव, या बेलवा दाग। तो कहाँ से पूछा, ध्यान देंगे दोस्तों, किस धर्म से पूछ रहा है, तो बोलेंगे जैन धर्म से। तो जैन धर्म का जो संबंध है वह किसका है, तो बोलेंगे वो हनुमान गांव। और ये हनुमान गांव अगर बोलेंगे कि ये आखिर हनुमान गांव कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका पलामू में है दोस्तों। कहाँ है, हनुमान गांव पलामू। और मूर्तियां गांव कहाँ है, तो बोलेंगे ये भी आपका जो है वह पलामू में है। आप ऐसे ध्यान रखें कि हनुमान जो है आपका मूर्ति, हनुमान बोलते हैं ना, रे बजरंग बली की मूर्ति या हनुमान भगवान की मूर्ति, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। हनुमान की मूर्ति जो है वह दोनों आपका कहाँ है, तब बोलेंगे नहीं वो आपका पलामू में है। तो ध्यान रखिएगा, हनुमान गांव भी पलामू, मूर्तिया गांव भी आपका पलामू है, लेकिन जैन धर्म से अगर संबंधित बोले तो वह आपका हनुमान गांव हो जाएगा। और अगर करुआ गांव बोलेंगे दोस्तों तो ये आपका गोड्डा में पड़ता है। कहाँ है, तो ये आपका करुआ गांव गोड्डा में है। और अगर बेलवा दाग बोलेंगे तो बेलवा दाग आपका खुट्टी में है। और ये इसका ट्रिक मैंने बताया था कि किसी भी
खुट्टी को गाड़ने के लिए, जो आप घर में या कहीं भी आप खुट्टी गाड़ते हैं ज़मीन में, तो खुट्टी गाड़ने के लिए बल लगाने की ज़रूरत पड़ता है। तो वहाँ से याद रखिए कि बेलवा दाग या बलवा दाग कहाँ है आपका, तो बोलेंगे नहीं खुट्टी में है। तो इस प्रकार से चारों याद हो गया होगा, करुआ गाँव गोड्डा, हनुमान गाँव पलामू, मूर्तिया गाँव पलामू और बेलवा दाग खुट्टी। लेकिन आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि जैन धर्म के संबंध में निम्न में कौन सा कथन जो है वह असत्य है ना। कौन सा कथन क्या है, असत्य है, यानी गलत को छांटना है। देखिए दिया है, क्या जैन धर्म का प्रादुर्भाव जो है वह बौद्ध धर्म के बाद हुआ? जी नहीं, क्योंकि ध्यान रखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म से पहले आपका क्या बोला, जैन धर्म का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म के बाद हुआ, नहीं पहले हुआ। ध्यान रखिएगा, ये तो गलत है। कहता है जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था। ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि जैन धर्म में आपको पता होगा कि जैन धर्म की अगर बात किया जाए, है ना, कौन सा धर्म, जैन धर्म, तो जैन धर्म में जो है वह कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो बोलेंगे 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। और इसमें अगर बात करेंगे 24 तीर्थंकर में से आपका 20 तीर्थंकर, है ना, 24 में से 20 तीर्थंकर का जो है वह ध्यान रखेंगे दोस्तों, निर्वाण जो प्राप्त हुआ है वह कहाँ पर, पारसनाथ पहाड़ पर हुआ है। तो यहाँ लेकिन क्या बोला था, क्या जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो नहीं दोस्तों। कितना याद रखेंगे, तो याद रखेंगे आप 20 याद रखेंगे। और टोटल तीर्थंकर कितने थे, तो 24 थे। लेकिन कितने तीर्थंकर ने आपका पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त हुई थी, किसने तीर्थंकर का, तब आंसर हो जाएगा आपका 20 तीर्थंकर। और यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है, तो बोलेंगे प्रथम तीर्थंकर जो थे वह क्या नाम है, तो बोलेंगे ऋषभ देव थे। कौन थे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर का नाम है, वह है ऋषभ देव। और अगर ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम यहाँ याद रखेंगे, वह 23वें तीर्थंकर, है ना, कैवें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर आपका पार्श्वनाथ, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये पार्श्वनाथ थे, ये ध्यान रखेंगे ये अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम कौन तीर्थंकर, कि वैसे अंतिम तीर्थंकर थे जिनका निर्वाण प्राप्ति जो है वह कहाँ पर हुआ था, पारसनाथ पहाड़ में हुआ था। तो कुल तो 20 तीर्थंकर का निर्वाण की प्राप्ति हुआ पारसनाथ पहाड़ में, तो वो 20 में अंतिम कौन से थे, तो अंतिम तीर्थंकर थे वो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, जिनका आपका यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। और अगर ऐसे बोला जाए कि जैन धर्म के 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर जो हैं वो आपका कौन है, तो वो आपका भगवान महावीर, है ना। कौन आपका, तो महावीर हैं। तो महावीर ध्यान रखेंगे अंतिम तीर्थंकर तो हैं, लेकिन अगर पारसनाथ में निर्वाण प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आपका 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ आंसर हो जाएगा, है ना। इतना फैक्ट यहाँ से ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो बताइए ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि सभी तीर्थंकर का इसमें निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था, तो ये भी गलत है और फर्स्ट भी गलत है। फिर कहता है क्या 24वें तीर्थंकर महावीर क्या ये झारखंड के थे, तो बिल्कुल नहीं, ये महावीर आपका कहाँ के थे, तो ये आपका बिहार के थे। कहाँ के थे, बिहार के, ये तो गलत हो गया। फिर क्या बोलता है, उपरोक्त सभी कथन असत्य है, क्या सभी कथन गलत है, तो जी हाँ दोस्तों, सभी कथन यहाँ गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो बोलेंगे डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कई प्रश्न यहाँ पर भी आपका बना, आप जरूर ध्यान रखेंगे। पर जैन धर्म का जो है अगर संस्थापक कौन थे, तो वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा महावीर, है ना। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, बोलेंगे ऋषभ देव। अंतिम तीर्थंकर कौन थे, या 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो बोलेंगे महावीर थे, है ना। आपका जो है ये पारसनाथ पर कितने तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त थे, तो बोलेंगे 20 में अंतिम कौन थे, तो बोलेंगे नहीं पार्श्वनाथ, है ना। ये सारा ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है ग्राम पंचायत के गठन के लिए, कहाँ की बात किया, कहता है ग्राम पंचायत के गठन के लिए शर्तें हैं,
क्या शर्त है? क्या आपका 5000 की जनसंख्या प्रति ग्राम पंचायत, क्या आपका जो है एक ग्राम पंचायत जो है का गठन जो है क्या 5000 की जनसंख्या पे होता है? तो बोलेंगे हाँ, ये सही डाटा है। 5000 की जनसंख्या पर क्या लगभग 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड का गठन होता है? बोलेंगे हाँ। तो ध्यान रखेंगे आंसर हो जाएगा वह आपका सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है सदान तथा जनजाति में क्या अंतर है? किसमें किसमें? सदान में और आपका जनजाति में, है ना। आप सबों को पता है कि सदान किसको बोलते हैं, आपको मैंने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में, है ना। गैर जनजातीय मूलवासी को क्या बोला जाता है? तो गैर जनजातीय मूल आवासी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सदान बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या बोला, क्या अंतर है। कहता है फर्स्ट, सदान जातियां पिछड़े वर्ग में चिन्हित नहीं हैं, इसलिए ये जनजाति वर्ग में अधिसूचित नहीं है, जबकि जनजाति समाज पिछड़े वर्ग में चिन्हित है, इसलिए ये अधिसूचित है और अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो सदान जातियां हैं वह आपका पिछड़े वर्ग में चिन्हित नहीं है ना। कहता है इसीलिए जनजातीय वर्ग में किसमें पिछड़े वर्ग कहने का मतलब है कि जनजातीय वर्ग में कहता है अधिसूचित नहीं है, जबकि जनजातीय समाज जो है वह पिछड़े वर्ग में चिन्हित है, इसलिए वे अधिसूचित हैं और अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है सदान समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हुई है। ये बिल्कुल सही है कि सदान समाज, जब इनकी सामाजिक आप पढ़ेंगे स्थिति तब आपको पता चलेगा कि सदान समाज की जो सामाजिक संस्कृति है, संरचना है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हुई है, जबकि जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक संरचना जंगलों पहाड़ों के परिवेश में है। ये भी आपका सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सदान की बात है तो सदान की जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है वह ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित है, जबकि जनजातीय लोगों का है वह जंगलों पहाड़ों के परिवेश में है। चलिए दो तो सही हो गया। अब बात करते हैं सी। कहता है सदान परिवार पितृसत्तात्मक होता है। बिल्कुल, सदान जो समाज है वह पितृसत्तात्मक होता है। इसी तरह जनजातीय परिवार भी क्या पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक होते हैं। ये भी सही है दोस्तों, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आपका सभी सही है। अब यहाँ से भी कई जानकारियाँ आपको मिला। एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सदान परिवार कैसा आपका है, होता है मातृसत्तात्मक कि पितृसत्तात्मक। तो ध्यान रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक हो जाएगा। और जनजातीय समाज भी जो है वह पितृवंशीय या पितृसत्तात्मक। एक क्वेश्चन तो दोनों का यहां से बन गया। उसके बाद जो है यहां का जो बोल रहा था कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में वह आपका सदान समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, लेकिन जनजातियों का आपका जंगलों और पहाड़ों में, है ना। इसलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है, है ना। ध्यान रखेंगे, कहता है कौन सी यहाँ पे एक है आपका चिक बड़ाइक, एक है करमाली, क्या दोनों कि इनमें से कोई नहीं, है ना। कौन जनजाति है जो क्या है, कहता है स्वयं को सदान मानती हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, चिक बड़ाइक और करमाली दोनों जनजाति जो हैं वह स्वयं को सदान मानती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों का है। अनुसूचित जाति कहने का मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट, है ना। तो शेड्यूल कास्ट की जो है वह जनसंख्या झारखंड में कितने प्रतिशत है। क्या वो 11.1% है ना। क्या वो आपका 12.1% है, 13.1% है, या आपका 14.1% है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 12.1%, 12.1%। तो ध्यान रखेंगे एससी का जो है
वह आपका झारखंड में कितने हैं, तो बोलेंगे नहीं, आपका 12.1% है। अगर आपसे पूछा जाए एसटी कितने हैं, तो ये हो जाएगा 26.20%। ये आपका एसटीआर ये पूछ भी लिया जाता है दोस्तों, है ना। और अगर ओबीसी की बात करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, तो ये आपका 40.42% है दोस्तों, है ना। ये तीनों आप याद रखेंगे, एससी 12.1%, एसटी 26.20% और ओबीसी 40.42%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है झारखंड में, वह किसका है, ओबीसी है। इसीलिए जो है कटअप इसका आप देखते हैं, जब भी आप कोई एग्जामिनेशन को देते हैं तो आपका जनरल और ओबीसी के कटअप बहुत बार जो है वह सेम हो जाता है। कभी कभी तो एग्जाम में देखने को मिला है कि ज़्यादा भी हो गया है ना। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या ओबीसी का है, और जितना आरक्षण की बात बोला गया उतना भी ओबीसी को पूरा मिल नहीं रहा है, जिसके कारण से जो है इसका कटअप काफ़ी चला जाता है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म आपका ओबीसी का ही गिरता है किसी भी एग्जामिनेशन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है अधिकतम अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहने का मतलब एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो क्या आपका देखिए दिया है, तो इसका ये तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा एससी पलामू में है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसे छट जा रहा है। लेकिन और ध्यान रखें कि पलामू के बाद क्या है, धनबाद, चतरा, गिरिडीह है। तो ध्यान रखेंगे एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बोलेंगे नहीं, वो पलामू जिला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले, है ना, कारण हैं या कारक होगा, प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन आपका है वह झारखंड की जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्या झारखंड की जलवायु को अक्षांशीय स्थिति और ऊंचाई प्रभावित करता है, तो बोलेंगे जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि आपका 23.5 डिग्री, अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा के नाम से, तो वो कर्क रेखा है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो आपका कर्क रेखा होता है, और यही कर्क रेखा है जो झारखंड के, है ना, झारखंड के बीच से गुजरती है। झारखंड के बीच से गुजरती है कौन सी रेखा, तो कर्क रेखा। और यहाँ पर जो झारखंड की जलवायु है ये आपका कर्क रेखा यहाँ पर जो बीच से गुजरती है, तो वहाँ की जो जलवायु है ये वो आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ये भी क्वेश्चन आता है कि झारखंड की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रकार की है। तो ये आपका अक्षांशीय स्थिति और ऊंचाई तो आपका जो है वह प्रभावित करता है दोस्तों जलवायु को। क्या सागर की निकटता, जी हाँ, आप अगर देखेंगे दोस्तों तो झारखंड का जो है दक्षिण पूर्वी हिस्सा अगर आप बात करेंगे तो झारखंड के दक्षिण पूर्वी हिस्सा में आपका जो आ जाएगा वह आपका कौन सा आ जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र आ जाएगा, है ना। सिंहभूम क्षेत्र आ जाएगा। जैसे आप झारखंड जब बनाते हैं, है ना, अगर इसकी बात हम करेंगे ये, तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका दक्षिण पूर्व हिस्सा है ये आपका क्या है, तो आपका सिंहभूम है, और सिंहभूम में ये आपका पूर्वी सिंहभूम है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है, और यहाँ आपका सरायकेला खरसावा है। इसीलिए ये जो आपका दक्षिण पूर्व है ना, ये अगर इसे हम बात करेंगे तो ये आपका ईस्ट होगा, ये आपका साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, है ना, और ये वेस्ट होगा। तो ये जो आपका कहलाता है वह क्या कहलाएगा, तो ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, यानी ये दक्षिण पूर्व हिस्सा जो है। इसी कारण से क्या है, ये समुद्र, और इधर आपको पता है कि समुद्र की निकटता है यहाँ पर, क्योंकि इधर आप देखेंगे तो भारत में आप देखेंगे मैप में तो आपका ये राइट साइड आप देखेंगे फिर बंगाल की खाड़ी नज़दीक पड़ जाता है, जिसके कारण कहा जाता है कि यहाँ की जो जलवायु है ना, क्या, तो यहाँ पर जो जलवायु है वह क्या रहती है, यहाँ की जलवायु आर्द्र रहती है। क्या रहती है, आर्द्र रहती है। किसके कारण से, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वह आपका सागर की निकटता है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी प्रभावित करता है झारखंड की जलवायु को। चलिए फिर कहता है का स्थानीय कारक और पश्चिमी विक्षोभ, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जो है वो तो प्रभावित करेगा ही करेगा, इसलिए ये जो आपका आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। चलिए नेक्स्ट कहता है झारखंड में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा अगर गर्मी की बात किया जाए तो क्या होगा, वो आपका जमशेदपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है
किस देश की सहायता से, है ना, किस देश की सहायता से झारखंड में भारी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग यानी HEC की स्थापना की गई है ना? क्या वो रूस एवं चेकोस्लोवाकिया है, क्या रूस एवं ब्रिटेन है, क्या रूस एवं कनाडा है, क्या जर्मनी एवं रूस है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आपका HEC है ना, ये आपका HEC कहाँ है? तो आप बोलेंगे हटिया, है ना, कहाँ है? तो ये आपका HEC जो है वह आपका हटिया रांची में है ना? तो ये आपका हटिया कहाँ है? रांची में है। कौन? आपका HEC। और HEC की स्थापना मैंने बताया था आपको कि किरहटिया में कब हुआ है? तो बोलेंगे 1958 में हुआ है। कब हुआ है? 1958 में HEC की स्थापना हटिया में हुआ है। देखिए रांची का कुछ जगह एकदम याद रखिए, एक जैसे आपका नगड़ी याद रखिए, है ना, सेकेंड में आपका जो है नामकुम याद रखिए, है ना, नेक्स्ट आपका जो है वह थर्ड में आपका है ये आप हटिया याद रख सकते हैं, है ना, हटिया याद रखिए। ये सारा जो है, फिर उसके बाद और आप दोस्तों अगर एल्यूमिनियम उदय मूरी याद रखिए, है ना, ये सारा जगह क्या है, हर जगह आपका क्वेश्चन बनता है कि आपको पता होगा कि मूरी किस लिए फेमस है? तो ये आप बोलेंगे नहीं, एल्यूमिनियम उद्योग, है ना, एल्यूमिनियम उद्योग आपका सबसे पहले 1924 ईस्वी में कहाँ पे लगाया गया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका सॉरी ये मूरी में जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। तो एल्यूमिनियम उद्योग मूरी हटिया में आपका हो जाएगा HEC, और ये नामकुम में हो जाएगा दोस्तों लाह अनुसंधान केंद्र, है ना, लाह अनुसंधान केंद्र। तो एकदम याद रखेंगे इन सारी बातों को। तो अगर नगड़ी में बोलेंगे तो चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पर जो आपका है वह है तसर अनुसंधान केंद्र। क्या है? तो ये ध्यान रखेंगे, तसर अनुसंधान केंद्र जो है, और इसकी स्थापना जो हुई है वह 1964 में हुई है। कब हुई है? 1964 में तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर? तो आप बोलेंगे नहीं, वो नगड़ी में हुआ है। उसके बाद अगर नामकुम में बोलेंगे तो 1924 में दोस्तों यहाँ पर नामकुम में क्या था आपका? तो बोलेंगे नहीं, लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नामकुम रांची में हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा आपका लाह अनुसंधान केंद्र, लाह अनुसंधान केंद्र, है ना, ये याद रखेंगे, लाह अनुसंधान केंद्र आपका नामकुम। उसके बाद अगर हटिया में बोले तो हटिया में आपका हो जाएगा दोस्तों HEC, है ना, यही भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना, और ये कब? 1958 में। और ध्यान रखेंगे मूरी में जो है वह दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योग, तो ये आपका एल्यूमिनियम उद्योग जो है वह मूरी में आपका कब स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है दो डेट आ जाता है। एक आपका 1938, आप जनरली बुक में देखेंगे तो आपका 1938 मिलेगा, और इससे पहले वीडियो में जब मैंने चर्चा किया था तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था। तो ध्यान रखेंगे अधिकांशतः डेट आपका 1938 मिलता है, लेकिन कई बुक जो है वह आपका 1948 भी बताता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आपका ज़्यादा प्राथमिकता आप 1938 को ही देंगे, अगर कहीं दोनों दे दे ऑप्शन में तब भी 1938 होगा, ऐसी पूछे तब भी 1938 होगा। लेकिन अगर 1938 ऑप्शन में ना रहे तब तो आंसर आपका, अगर 1948 दिया है तो आप 1948 को टिक करेंगे। तो ये सारा ध्यान देंगे दोस्तों, नगड़ी, नामकुम, हटिया और मूरी, है ना। फिर आगे कुछ और मैं ऐड कर दूंगा। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ बोल दिया कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना जो है वह आपका किसके सहयोग से हुआ था? तो ध्यान रखेंगे रूस एवं चेकोस्लोवाकिया, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों, है ना। तो ये आपको याद हो गया होगा यहाँ से, है ना। सबका एक तो ला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ है, HEC की स्थापना कहाँ हुई, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबका डेट भी पूछा गया है, और कहाँ पड़ता है, सब रांची में है। खाली रांची याद कर लेने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट कहता है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, है ना, यानी वही HEC, है ना, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है? अब देखिए दोस्तों, जो HEC आपका रांची में है, हटिया में है, कहता है
कि उसके द्वारा यानी एचईसी के द्वारा किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है? क्या हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना की गई है? तो बिल्कुल हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट एचईसी के द्वारा किया गया है। क्या हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना की गई है? तो बोलेंगे ये भी आपका की गई है। क्या हैवी मोटर व्हीकल प्लांट की गई है? नहीं। और फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना की गई है। तो ये एचईसी के अंतर्गत जो है वह हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ये 3 प्लांट हैं जो आपका इसके अंतर्गत स्थापित है दोस्तों। इसलिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह आपका हैवी मोटर व्हीकल प्लांट जो है इसकी स्थापना एचईसी के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? देखिए आगे आपका तो वो आपका नगड़ी रांची हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो नगड़ी रांची में आपका तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना, अगर एक आंसर आप बताएंगे दोस्तों, अगर बोल दे तसर कोऑपरेटिव, है ना, अगर बोल दे कोऑपरेटिव की स्थापना जो है वह आपका कहाँ पर किया गया? तसर कोऑपरेटिव आपका की अगर स्थापना बोले, यहाँ क्या तसर अनुसंधान केंद्र है। अगर तसर कोऑपरेटिव की बात करेगा दोस्तों तो आप बताइए कमेंट करके तसर कोऑपरेटिव की स्थापना कहाँ की गई है ना? झारखंड में कहाँ की गई है तसर कोऑपरेटिव? तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। एक आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तसर कोऑपरेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है झारखंड में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन है? झारखंड में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत तो एक तो सबसे पहले कोयला तो है ही, सौर ऊर्जा भी है और पनबिजली, ये तीनों हो जाएगा, है ना। ये इसलिए आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोयला, सौर ऊर्जा, पनबिजली। नेक्स्ट कहता है उत्पादन में, है ना, किसमें? उत्पादन में राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है ना? कोयला क्षेत्र दोस्तों सबसे बड़ा की बात कर रहा है। क्या वो बराकर बेसिन क्षेत्र है, अजय बेसिन क्षेत्र है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है या राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जो है वह उत्पादन में राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उत्पादन में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है खरकई नदी, है ना, कौन सी नदी? तो ये आपका खरकई नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? क्या फर्स्ट ऑप्शन ईचा बांध, गाजिया बांध कि आपका ए बी दोनों? तो ध्यान रखेंगे गजिया गाजिया देता है ना, ईचा और गाजिया दोनों बांध जो है वह खरकई नदी पर है, इसलिए ध्यान दे दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांती और मिर्चैया, है ना, हाँ ये याद रखेंगे, कांती और मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में है ना? क्या वो लातेहार में है, रांची में है, पलामू में है या चतरा में है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कांती और मिर्चैया वो कहाँ है? तो बोलेंगे नहीं, लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ना? क्या बोला? कौन सुमेलित नहीं है? क्या लोध जलप्रपात बराकर नदी पर है, जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है या दसोंग जलप्रपात जो है वह आपका कांची नदी पर है? क्या आंसर होगा दोस्तों? कौन इसका गलत पूछा है? तो आप बोलेंगे गलत तो ये हो जाएगा, क्योंकि लोध जलप्रपात बराकर नदी पर ना हो करके ये जो नदी है वह आपका बूढ़ा नदी पर है। कौन सी नदी? तो बोलेंगे नहीं, बूढ़ा नदी पर है। कौन जलप्रपात? तो लोध या लोधा जलप्रपात। जोन्हा राड़ू पर सही है, हुंडरू स्वर्णरेखा पर है और यहाँ दसोंग बोले या दसम बोले, दोनों जल पर वही एक ही नाम है, वह आपका कांची में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कहता है हजारीबाग के सूरज कुंड में, है ना, सबसे पहले तो ये पूछता है कि सूरज कुंड कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे वह आपका हजारीबाग में है। हजारीबाग के सूरज कुंड में कुल कितने कुंड हैं? तो बोलेंगे कुल 5 कुंड हैं जो निम्नलिखित है। ध्यान देंगे दोस्तों, 2 क्वेश्चन यहाँ से बना कि हजारीबाग जो सूरज कुंड कहाँ है? तो हजारीबाग में है। कितने कुंड है वहाँ पे? तो आपका 5 कुंड है। अब पूछ रहा है कि कौन कौन कुंड है, तो ध्यान
ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, है ना, सीता कुंड और आपका ये बन्ना कुंड। तो ध्यान रखिएगा यही तो आंसर है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। यहां से जरूर पकड़ेंगे, राम लक्ष्मण सीता तीनों शामिल है वहां पे, और एक सूर्य कुंड और एक बन्ना कुंड, ये 5 कुंड है वो आपका सूर्य कुंड हजारीबाग में। चलिए कहता है बिरसा है ना, बिरसा मृग विहार कहाँ है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। क्या वो काला माटी रांची है, बिशुनपुर गुमला है, कोलेबिरा सिमडेगा है कि झीक पानी पश्चिमी सिंहभूम है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी जगह कहाँ है ये याद रखेंगे। झीक पानी कहाँ है, वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। कोलेबिरा सिमडेगा है ना, बिशुनपुर गुमला, काली माटी रांची। ध्यान रखेंगे दोस्तों एक्चुअल में ये देखिए ये जो काली माटी है वह आपका खुट्टी में पड़ जाता है। कहाँ है, खुट्टी जिला। अगर सटीक बोला जाए तो बिरसा मृग विहार जो है वो काला माटी खुट्टी जिला में है, लेकिन खुट्टी नहीं लिखा इसलिए काला माटी तो ये है सही, और रांची दिया है तो वो आंसर आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि रांची से ही, रांची खुट्टी मार्ग में ही आपका रांची से कुछ दूरी आगे जो है वह आपका कौन है, वह आपका बिरसा मृग विहार है। इसलिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ये होगा, लेकिन काला माटी आपका खुट्टी क्षेत्र में पड़ जाता है। तो रांची दिया तो आप मार सकते हो, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बिरसा मुंडा का जो युद्ध क्षेत्र डोंबारी बुरु है ना, बिरसा मुंडा का युद्ध क्षेत्र डोंबारी बुरु को राज्य सरकार किस लिए विकसित कर रही है ना। ध्यान रखेंगे आपका डोंबारी बुरु जो है वह किससे संबंधित है, बिरसा मुंडा, उसी को डेवलपमेंट जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसके लिए उद्देश्य पूछा है, क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, क्या बिरसा मुंडा की स्मृति बनाए रखने के लिए, क्या बिरसा मुंडा के उलगुलान को ऐतिहासिक बनाने के लिए, कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, बिरसा मुंडा की स्मृति बनाए रखने के लिए, कि बिरसा मुंडा के उलगुलान को ऐतिहासिक बनाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा के उलगुलान को है ना, विद्रोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए ही जो है डोंबारू बुरु है, वह डोंबारी बुरु को क्या है, राज्य सरकार द्वारा विकसित की जा रही है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है किस स्थान, जिले या प्रमंडल को राज्य का जंगल तराई, सब पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों है ना, जंगल तराई कहता के नाम से जाना जाता है। तो जंगल तराई के नाम से क्या छोटा नागपुर, पलामू, संथाल परगना की कोल्हान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जंगल तराई जो है वह किसको, तो राज्य का जंगल तराई संथाल परगना को जाना जाता है जंगल तराई के नाम से। नेक्स्ट 1928 है ना, कब, 1928 के एम्स्टर्डम में, ये एम्स्टर्डम ओलंपिक में कहता भारत का प्रथम हॉकी में हिस्सा लिया जिसके कप्तान झारखंड के थे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत प्रथम बार हॉकी में हिस्सा लिया जिसके कप्तान झारखंड के थे, और वह झारखंड के कौन थे, तो वो आप कहेंगे जयपाल सिंह थे। कौन थे, आपका जयपाल सिंह थे। चलिए नेक्स्ट कहता है डिगवाडी है ना, डिगवाडी स्टेडियम और रेलवे स्टेडियम किस जिले में है, डिगवाडी और आपका रेलवे, तो क्या वो गिरिडीह है, आपका बोकारो, गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों डिगवाडी बोले चाहे रेलवे स्टेडियम बोले, वो दोनों आपका जो है वह आपका धनबाद जिले में है। नेक्स्ट कहता है खरवार आंदोलन के नेता है ना, कौन आंदोलन, खरवार आंदोलन के नेता भागीरथ मांझी संथालों के बीच किस नाम से जाने जाते थे। तो ध्यान देंगे दोस्तों तो आपका मांझी को बाबा भागीरथ मांझी बोला जाता है, इसलिए यहाँ से तो पकड़ में आ रहा होगा कि ये आपका बाबा भागीरथ मांझी संथालों के बीच किस नाम से जाने जाते थे, बाबा के नाम से, बाबा भागीरथ मांझी। और ये किस आंदोलन से थे, खरवार आंदोलन। और खरवार आंदोलन कब हुआ था, ये डेट भी एग्जाम में आया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था जिसके प्रमुख नेता थे भागीरथ मांझी, जिनको बाबा के नाम से संथाल जनजाति में प्रचलित था है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है सफा होड़ आंदोलन जो है
का नेतृत्व किसने किया था। चलिए अब आप लोग जो है वह आपका ये मुंडा, संथाल, कोल, है ना, ये सारा याद हो गया आपको। जरा आप ध्यान दें, सफाहुड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। और इसलिए मैंने उठाया कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना। क्या वो लाल हेम्ब्रम है, या क्या पैका मुर्मू है, पगान मरांडी है कि भत्तू सोरेन है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो आपका सफाहुड़ आंदोलन है वह है आपका क्या है, कौन है नेतृत्व किया था सफाहुड़ आंदोलन का, बोलेंगे लाल हेम्ब्रम। और इनका उम्र है, लाल बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या, तो बोलेंगे नहीं, लाल बाबा के नाम से किन्हें, लाल हेम्ब्रम को जाना जाता है। और लाल हेम्ब्रम किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बोलेंगे सफाहुड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। और सफाहुड़ आंदोलन कब हुआ था, तो सफाहुड़ आंदोलन दोस्तों 1870 में हुआ था। और अगर सफाहुड़ जो लिखा हुआ है, ये सफाहुड़ का अगर अर्थ बोलेगा कि सफाहुड़ का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो अर्थ होता है वह सिंह बोंगा, है ना, सिंह बोंगा के प्रति समर्पण, सिंह बोंगा के प्रति जो है वह आपका समर्पण होता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, सिंह बोंगा के प्रति समर्पण किसका आपका, तो ध्यान रखेंगे सफाहुड़ का अर्थ होता है। तो यहाँ से और एक और व्यक्ति का याद रखेंगे, उस व्यक्ति का नाम है बंगम मांझी, है ना, क्या है, बंगम मांझी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो लाल हेम्ब्रम तो इसके नेतृत्व करता है ही, लेकिन इसी सफाहुड़ आंदोलन से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का नाम है बंगम मांझी। और यही क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था जेपीएससी में कि बंगम मांझी का जो संबंध है वह किस आंदोलन से है। तो ध्यान रखेंगे बंगम मांझी का संबंध सफाहुड़ आंदोलन से है, और सफाहुड़ आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम ने किया था। अब थोड़ा याद कीजिए दोस्तों, देखिए जरा सा कई चीज यहां से पकड़ में आ रहा है। अगर आप बोलेंगे सफाहुड़ में आपका स से स्टार्ट हो रहा है, सफाहुड़ आंदोलन 1870, आप जब 70 लिखते हैं तो इस तरह हिंदी में लिखते हैं। तो यहां से पकड़िए, स से सफाहुड़, स से आपका 70, और स से सफाहुड़ का अर्थ होता है, स से ही आपका सिंगा बोंग के प्रति क्या, सिंह बोंगा के प्रति समर्पण, है ना, ध्यान रखेंगे। तो स से सफाहुड़, स से 70, स से सिंह बोंगा के प्रति समर्पण, है ना। और एक याद रखेंगे, लाल हेम्ब्रम को ही लाल बाबा के नाम से जाना जाता है, और बंगम मांझी भी आपका सफाहुड़ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा आपका अपने अनुयायियों पर किस बात के लिए जोर देते थे, है ना, किस बात के लेकर के बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों को जोर देते थे। पहला है परोपकार सर्वोच्च धर्म है, सिंह बोंगा, है ना, सिंह यहाँ पे सिंह बोंगा की उपासना गांव के सरना स्थल में करें। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के बीच कहते थे कि परोपकार सर्वोच्च धर्म है, और सिंह बोंगा की जो उपासना है वह गांव के कहाँ पर, तो सरना स्थान में करें, है ना, सरना स्थान में करें। ये फिर कहता है कि उपासना काल में हृदय को शुद्ध रखें, है ना, उपासना काल में क्या है, हृदय को शुद्ध रखें और जनेऊ धारण करें। ये भी सही है। नेक्स्ट बोला था कि हड़िया सहित किसी प्रकार की शराब का सेवन ना करें। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हड़िया जो है वह झारखंड का जो है मुख्य पेय पदार्थ है। किस रूप में, तो आप जानते हैं हड़िया जो है वह चावल का बनाया जाता है ना, किस चीज़ का आपका, लेकिन ध्यान रखेंगे बोलेंगे कि इसके ले करके यानी हड़िया सहित किसी प्रकार का शराब का सेवन ना करें, हड़िया का भी ना करें। ये इनका बिरसा मुंडा का ऐसा कहना था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये आपका तीनों आंसर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और वही पूछा गया था। नेक्स्ट कहता है ताना, है ना, देखिए ताना शब्द का क्या अर्थ है ना, एक इसका देखेंगे, पढ़े होंगे ताना बाबा ताना, है ना, खींच आपका, लेकिन उसी का अर्थ यहाँ पूछा है कि ताना शब्द का क्या अर्थ है, क्या तानना अथवा अपनी ओर खींचना, बिल्कुल सही है। टानना शब्द का क्या अर्थ है, तो टानना या अपनी ओर खींचना। फिर कहता है धर्मेश, आप जानते हैं कि धर्मेश जो है को अपनी ओर मोड़ना, टानना, खींचना।
और उससे आपका तादम्य स्थापित करना, ये टानना का क्या अर्थ है? तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आपका टाना या ताना का जो है अर्थ यही है कि अपनी ओर खींचना, यानी ये सही है। फिर कहता है क्या समेटी हुई चीज को फैलाकर व्यवहार योग्य स्थिति में लाना, तो ध्यान रखेंगे ये भी है, यानी आंसर यहाँ पर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तथा बी दोनों हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट कहता किसके प्रयास से सर्वप्रथम रांची में आर्य समाज, कौन सी समाज? आर्य समाज की स्थापना हुई। किसके प्रयास से सर्वप्रथम कहाँ पर? रांची में आर्य समाज की स्थापना जो है हुई। क्या वो बाल कृष्ण? यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये झारखंड में बात है दोस्तों, है ना, आपका सेंट्रल में नहीं, झारखंड की बात है। तो झारखंड में कहाँ? रांची में आर्य समाज की स्थापना किसके प्रयास से? क्या बाल कृष्ण सहाय, ठाकुर गदाधर सिंह, श्याम कृष्ण सहाय की भगवती देवी क्षत्रिया? आंसर हो जाएगा क्या इसका? कहेंगे नहीं, बाल कृष्ण सहाय, इसी की सहायता से आपका आर्य समाज की स्थापना रांची में हुई थी। हजारीबाग स्थित पुरातात्विक स्थल इसको गुफा के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, है ना। इसको गुफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन क्या है? सत्य है। क्या वहाँ पे आपका हजारीबाग स्थित स्थल इसको गुफा में क्या आदि मानव निर्मित शैल चित्र मिले हैं? बिल्कुल इसी के लिए फेमस है ना, आदि मानव निर्मित से आपका चित्र। फिर क्या चित्र दीर्घा मिले हैं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, चित्र दीर्घा का भी साथ जो है वह इसको गुफा में है। क्या भूल भुलैया जैसी आकृति मिले हैं? बिल्कुल आपका भूल भुलैया जैसी आकृति इसको गुफा में, ये आपकी तीनों बात सही है। और इतना ही नहीं, और अन्य चीज़ें भी अगर आप बोल देगा, यही बोल देता क्या नक्षत्र वन, है ना, तो ये आपका नक्षत्र जो है, क्या नक्षत्र वन का जो साक्ष्य है क्या यही इसको गुफा से मिला है? तो बोलेंगे बिल्कुल आपका इसको गुफा से ही मिला है। क्या बोल देता कि खुला सूर्य मंदिर, है ना, खुला जो है, क्या खुला सूर्य मंदिर जो है का साक्ष्य यहीं से मिला है इसको गुफा से? तो बोलेंगे हाँ। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, नक्षत्र वन बोले तब भी इसको गुफा से ही मिला है। खुला सूर्य मंदिर बोले तो ध्यान रखेंगे खुला सूर्य मंदिर भी इसको गुफा से। और ये आदि मानव निर्मित शैलचित्र, चित्र दीर्घा और भूल भुलैया सब याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मौर्य सम्राट, है ना, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मौर्य सम्राट जो किसके बारे में बोला? अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा है? तो वह शिलालेख है, वह 13वां शिलालेख है ना। 13वां शिलालेख में जो अशोक है वह झारखंड को, है ना, क्या बोले हैं? आठवीं प्रदेश। ध्यान रखेंगे क्या है? आठवीं प्रदेश, ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान सबसे पहले ये समझिए दोस्तों कि झारखंड में ध्यान रखेंगे किसने, यहाँ किसकी बात है? अशोक के शिलालेख में। तो अगर 13वें शिलालेख की हम बात करें, है ना, 13वें शिलालेख, तो 13वें शिलालेख में अशोक जो है वह अपने समीपवर्ती राज्यों के बारे में, समीपवर्ती राज्यों के बारे में चर्चा है ना। किसके बारे में? तो ध्यान रखेंगे अशोक के समीपवर्ती राज्यों के बारे में, है ना, समीपवर्ती राज्यों के बारे में चर्चा है। कैवें शिलालेख में? तो बोलेंगे ने 13वें शिलालेख में। और उसी में से एक है वह है आपका आठवीं प्रदेश की चर्चा जो है वह आपका 13वें शिलालेख में ही है। और इसी आठवीं प्रदेश में जो है वह आपका झारखंड शामिल है ना। ध्यान देंगे मैं क्या बोला कि यहाँ पे कि झारखंड क्षेत्र की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है? तो बोलेंगे 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में अशोक ने किसकी चर्चा की है? तो बोलेंगे नहीं, अपने समीपवर्ती राज्यों की चर्चा की है, साथ ही साथ आठवीं प्रदेश की चर्चा की है। और इसी आठवीं प्रदेश में आपका झारखंड शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड के बारे में जो चर्चा है वह आपका 13वें शिलालेख में है। किसके? अशोक के
तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौटिल्य ने झारखंड के किसके बारे में, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौटिल्य का ही पुस्तक आप जानते होंगे कि आपका अर्थशास्त्र है, तो उसमें बोलता है झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का, तो क्या वो तांबा है, सोना, हीरा, लोहा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन आया है कि कौन नदी में हीरे प्राप्त होने का उल्लेख, तो वह नदी का नाम है इंद्रावक नदियों से क्या चीज का, तो हीरा प्राप्त होने का उल्लेख जो है चाणक्य ने कौटिल्य ने, क्योंकि चाणक्य भी बोल सकते हैं, चाणक्य का नाम ही आपका कौटिल्य था, है ना, उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। नेक्स्ट कहता है झारखंड में वन प्रबंधन हो जाएगा, क नहीं होगा यहाँ पे, है ना। कहता है झारखंड में वन प्रबंधन, है ना, वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा 1882-85 के वर्ष में किया गया था। तो ध्यान रखेंगे झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास, ये ध्यान रखें, वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा, डेट कब है, वो है आपका 1882-85 में किसने किया था। क्या वो लिन लिथगो थे, क्या ए.एफ. हेवर्ट थे, कि जे.एफ. हैबिट थे, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वह होगा जे.एफ. हैबिट ने ही सर्वप्रथम झारखंड में वन प्रबंधन का प्रयास किया था। कब, 1882-85 में। नेक्स्ट कहता है अबरख, नमक, चूना पत्थर आदि किस वर्ग के खनिज हैं। खनिज के बारे में आपने पढ़ा होगा, धात्विक, अधात्विक, तो यहाँ बोला किसके अंतर्गत अबरख आएगा, चूना पत्थर, नमक, ये सारा किसके अंतर्गत आएगा। क्या ये धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है, क्या आंसर होगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अधात्विक खनिज। क्या हो जाएगा, अधात्विक, चूंकि अबरख तो आपका अधात्विक है, चूना पत्थर सब अधात्विक है, अधात्विक खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बॉक्साइट उत्पादन के लिए, कौन सा उत्पादन की बात किया, बॉक्साइट उत्पादन के लिए झारखंड का कौन सा जिला महत्वपूर्ण है ना। ध्यान रखेंगे तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या वो गुमला है, लोहरदगा है, कि दोनों है। तो ध्यान रखेंगे गुमला और लोहरदगा दोनों जिला जो है वह बॉक्साइट के उत्पादन के लिए अग्रणी जिला है, इसलिए गुमला और लोहरदगा आपका दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है टंगस्टन, है ना, अब क्या बोला, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिला में होता है। देखिए दोस्तों, आप तांबा तो आपको पहले याद हो गया, लोहा ये सारा याद हो चुका है। आज मैंने बॉक्साइट और मैंने क्या लिया, वो आपका टंगस्टन को लिया है। तो टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिला में होता है, क्या वो हजारीबाग है, धनबाद, पलामू या दुमका है। तो बोलेंगे आपका टंगस्टन की जब बात आ जाएगा तो आपका हजारीबाग जिला हो जाएगा। कौन सा जिला, तो आपका हजारीबाग जिला हो जाएगा दोस्तों। तो आज का सेशन में ये 40 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट करके बताएं। कमेंट आप लोग बहुत कम लोग करते हैं। देखिए जैसा भी लग रहा हो क्लास, अगर अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, एक चीज़ आप ध्यान देते होंगे कि मैं जब भी क्लास को प्रारंभ करता हूं, सेशन को प्रारंभ करता हूं, तो बीच में इधर उधर की बात मैं कुछ भी ना करके सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाई की बात करता हूं। आप देखते होंगे सिर्फ मेरा 1 मिनट में ही हम डायरेक्ट सेशन को शुरू कर देते हैं और उसको अंत कर देते हैं। इधर उधर की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ जो भी है वह प्रश्नों पर बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आपको कम समय में दे सके। मेरा यही उद्देश्य रहता है। इसलिए आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने में कमी नहीं छोड़ेंगे और कमेंट जरूर करेंगे और लाइक साथ साथ लाइक भी कर देंगे। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।